नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी के अंदर झांक रहे हैं जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की लहर पर सवार है। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हमारे पास उनकी हालिया अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है जो 15 दिसंबर 2025 को हुई थी। हमारा मिशन सिर्फ इन नंबर्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। मतलब कंपनी क्या सही कर रही है, कहाँ कहाँ ठोकर खाई और भविष्य के लिए उनका गेम प्लान क्या है। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए एक अर्निंग्स कॉल किसी भी कंपनी के डीएनए को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं है। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट सोचता कैसे है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था के एक अहम हिस्से का एक्सरे जैसा है। तो फिर चलिए इस एक्सरे को देखते हैं। रुल्का के लिए ये आधा साल कैसा रहा। मैंने जब पहली बार आंकड़े देखे तो एक नंबर पे मेरी नजर अटक गई। 82% ग्रोथ वाला। रेवेन्यू में 82% की ग्रोथ, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। मुझे लगा कि जरूर कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में कहानी कुछ और ही है ना। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये 82% की ग्रोथ किसी एक बड़े जैकपॉट से नहीं आई है, बल्कि उनके काम करने की रफ्तार से आई है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक इसके पीछे दो मेन वजह हैं। पहली, प्रोजेक्ट्स का बहुत तेज एग्जीक्यूशन। अच्छा। उन्होंने इस आधे साल में 36 प्रोजेक्ट साइट्स पूरी की, और कमाल की बात यह है कि उनमें से लगभग 40% समय से पहले पूरी हो गई। अरे वाह, आज के जमाने में जहां ज्यादातर प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, वहां समय से पहले काम खत्म करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और दूसरी वजह, जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है, वो है ग्राहकों का भरोसा। उनका लगभग 65% बिजनेस उनके पुराने ग्राहकों से आ रहा है, और ये कोई छोटे मोटे ग्राहक नहीं है। डी मार्ट, इंडोस्पेस, लोढ़ा ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मतलब जब इतने बड़े क्लाइंट्स बार बार आपके पास लौट कर आते हैं, तो ये सिर्फ आपकी विश्वसनीयता का सबूत नहीं है, ये तो एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है। कंपटीशन के लिए घुसना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। B2B इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ये सोने जैसा है। इससे उनका मतलब नया ग्राहक लाने का खर्चा बहुत कम हो जाता है। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है ना। उनके पास भविष्य के काम का एक बड़ा बैकलॉग भी है। हाँ, करीब 144 करोड़ रुपए की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं रेवेन्यू विजिबिलिटी। मतलब आपको आज ही पता है कि अगले 1-1.5 साल तक आपकी कमाई पक्की है। ये 144 करोड़ रुपए कंपनी के लिए वही पक्की कमाई है। और तो और, उन्होंने इसी आधे साल में करीब 80 करोड़ के नए ऑर्डर भी जीते हैं। तो गाड़ी अच्छी रफ्तार से चल रही है और उसमें और फ्यूल भी डाला जा रहा है। जबरदस्त ग्रोथ, बेहतरीन एग्जीक्यूशन, वफादार ग्राहक, ये तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अक्सर इतनी तेज ग्रोथ अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लेकर आती है। क्या ट्रांसक्रिप्ट में इस बात का कोई जिक्र है कि क्या सब कुछ हमेशा इतना ही अच्छा था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमेशा से इतना आसान नहीं था। मैनेजमेंट ने कॉल में खुद माना कि पिछले वित्तीय वर्ष में उनके मार्जिन पर काफी दबाव था। मतलब उनका मुनाफा घट गया था। अच्छा, और वजह? वजह थी उत्तर भारत में एक सिविल प्रोजेक्ट, जो उनके लिए एक तरह से गले की हड्डी बन गया था। उन्होंने खुद कहा कि ये पिछले साल गलत हुई चीजों में से एक था। ये देखना दिलचस्प है कि वे इस बारे में इतने खुले हैं। कई कंपनियां तो अपनी गलतियां छुपाती हैं। तो उन्होंने इस चुनौती से उभरा कैसे? यहीं पर एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। उन्होंने इस अनुभव से एक बड़ा सबक सीखा है। उन्होंने फैसला किया कि वे अब सिर्फ अपनी मुख्य ताकत पर ध्यान देंगे, जो कि है MEP प्रोजेक्ट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, ये सब। तो वो उस सिविल प्रोजेक्ट के चक्कर में अपने मूल काम से भटक गए थे। हाँ, इसके अलावा उन्होंने लागत को कंट्रोल करने के लिए अपनी टीम को भी पुनर्गठित किया है। गलतियों से सीखना। पर कॉल में एक निवेशक ने एक और चिंता भी जताई थी, वर्किंग कैपिटल को लेकर। जी, वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो कंपनी को रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट्स को चालू रखना, सैलरी देना, सामान खरीदना। समझ गई। तो इसमें क्या समस्या थी? मैनेजमेंट ने माना कि उनका वर्किंग कैपिटल पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया है। कौन सा वादा? कि अगले 6 महीनों में इसमें 100% सुधार होगा। 1 मिनट, 100% सुधार, वो भी सिर्फ 6 महीनों में? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है, खासकर जब कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही हो। ज्यादा प्रोजेक्ट्स का मतलब तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, और यही वो चीज है जिस पर बाजार की नजर रहेगी।
100% का सुधार वाकई एक साहसिक दावा है। शायद मैनेजमेंट का आत्मविश्वास इस बात से आ रहा है कि अब वे बेहतर मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स चुन रहे हैं। मतलब उस पुराने सिविल प्रोजेक्ट जैसी गलती नहीं दोहराना चाहते। जी, लेकिन हाँ, इस वादे को पूरा करना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। तो एक शानदार आधा साल जो पिछली गलतियों से सीखे गए सबक पर बना है और भविष्य के लिए कुछ बड़े वादे। चलिए अब भविष्य की ही बात करते हैं। कंपनी यहाँ से कहाँ जाने की सोच रही है? भविष्य की उनकी रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी हुई लगती है। पहला तो है भौगोलिक विस्तार। मतलब सिर्फ 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं रहना। बिल्कुल, वे अब पूरे भारत में सक्रिय हैं। तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा, सब जगह। इससे किसी एक बाजार में मंदी आने का जोखिम कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन ग्रोथ कहाँ से आएगी? दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है नए और ज्यादा मुनाफे वाले क्षेत्रों में एंट्री, और यहीं उनकी असली महत्वाकांक्षा दिखती है। इसमें सबसे बड़ा दाव है EHV। EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है, ये है क्या? इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें और सबस्टेशन बनाना शामिल होता है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पावर प्लांट से बिजली आपके शहर तक लाता है। ये तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, जिसमें विशेषज्ञता चाहिए, और जहां चुनौती ज्यादा होती है वहां आमतौर पर मुनाफा भी ज्यादा होता है। सही। मैनेजमेंट का मानना है कि इसमें उनके मौजूदा काम से बेहतर मार्जिन है, और उन्हें हाल ही में महाट्रांसको से 8 करोड़ रुपए का पहला EHV ऑर्डर मिल भी चुका है। तो ये एक तरह से वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने जैसा है। वे सिर्फ बिल्डिंग के अंदर की वायरिंग से आगे बढ़कर पूरे शहर की पावर लाइनों पर काम करना चाहते हैं। लेकिन EHV तो एक बड़ा फील्ड है जहां पहले से ही कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। नहीं, वो सिर्फ इस पर निर्भर नहीं है, और यही उनकी रणनीति का दिलचस्प हिस्सा है। EHV के साथ साथ वे सोलर EPC और एयरपोर्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तीनों भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के पिलर हैं। जी, नवीकरणीय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वे एक ही थीम, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग अलग दांव लगा रहे हैं। ये तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगती है। ट्रांसक्रिप्ट में कुछ बहुत बड़े लक्ष्यों का भी जिक्र था। अगले 3 वर्षों में 200 से 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर, मौजूदा 54 करोड़ के रेवेन्यू से 250 करोड़ तक पहुंचना, ये तो 4 से 5 गुना की छलांग है। क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लगता? देखिए, लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर हैं, लेकिन मैनेजमेंट का आत्मविश्वास हवा में नहीं है। वो 144 करोड़ की ऑर्डर बुक को देख रहे हैं जो उनके हाथ में पहले से है। उनकी रणनीति साफ है, अपने मौजूदा स्थिर व्यवसाय को एक कैश मशीन की तरह इस्तेमाल करो और उस पैसे से EHV जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार करो। तो आज की इस पड़ताल का सार ये है, रुल्का इलेक्ट्रिकल्स विकास के एक रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन किया है और उनका भविष्य EHV, सोलर और एयरपोर्ट्स जैसे नए, बड़े और ज्यादा मुनाफे वाले मैदानों में उतरने की उनकी क्षमता पर टिका है। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट एक आत्मविश्वासी मैनेजमेंट टीम को दिखाती है जिसके पास एक स्पष्ट योजना है। लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है, असली परीक्षा योजना में नहीं बल्कि उसके निष्पादन में होती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल सोचने के लिए है। वो क्या है? अब तक रुल्का की सफलता का बड़ा हिस्सा डी-मार्ट और लोढ़ा जैसे प्राइवेट सेक्टर के ग्राहकों के साथ काम करने से आया है, जहां काम की रफ्तार तेज होती है और पेमेंट आमतौर पर समय पर होता है। जी, लेकिन EHV जैसे उनके कई नए बड़े प्रोजेक्ट्स में सरकारी अनुबंध शामिल होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र ट्रांसको का प्रोजेक्ट, और सरकारी काम का एक अलग ही मिजाज होता है। नौकरशाही की देरी, धीमी गति से चलने वाली फाइलें और पेमेंट साइकिल जो कभी-कभी बहुत लंबे खिंच जाते हैं, ये सब आम बातें हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक कंपनी जिसका DNA तेज तरार प्राइवेट सेक्टर के काम के लिए बना है, वो खुद को सरकारी क्षेत्र की इन जटिलताओं के हिसाब से ढाल पाएगी? यही वो चुनौती है जो उनके 250 करोड़ के सपने और हकीकत के बीच खड़ी होगी। इसका जवाब तो सिर्फ समय ही देगा।